गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो भी पाठ अभी हमने फ़िलहाल पढ़ा है उनमें से कुछ कठिन शब्द चुनेंगे और उनके अर्थ की बात करेंगे। आज की क्लास इसी पर होगी। देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं जो कठिन लग रहे हैं। सबसे पहले कन्यादान कविता से लेते हैं। प्रामाणिक, 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 प्रामाणिक मतलब वास्तविक या सच्चा। ऐसे इसको आप कह सकते हैं प्रमाण से युक्त, यानी जिसका सबूत हो, मतलब वो सच में हो, ये सिद्ध है। तो आप इसको यहाँ इस रूप में लीजिए। उसके बाद है सयानी, समझदार। ऐसे सयानी का मतलब होता है बड़ी, सयानी हो गई हो, लेकिन मूल अर्थ इसका वही होता है कि सयानी हो गई हो, बड़ी हो गई हो। बड़े होते हैं लोग तो समझदार होते हैं, तो दोनों एक ही बात है करीब करीब। यहाँ हम समझदारी के रूप में ही इसको ले रहे हैं। आभास, आभास का अर्थ होता है महसूस होना। आभास मतलब महसूस। या प्रतीत होना भी कहते हैं, तो महसूस ज़्यादा सही लग रहा है यहाँ। बाँचना, आपने सुना होगा चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई। बाँचना मतलब होता है पढ़ना। ये अवधी में और शायद ब्रजभाषा में भी इसका प्रयोग होता है। लयबद्ध, लय में, होना। एक रिदम में जिसको कहते हैं लय में होना, एक सुर में होना। चलिए इसको मिटाता हूँ, फिर वाइपर कहाँ चला गया मेरा। तो ये हो गया प्रामाणिक, जिसका अर्थ हुआ वास्तविक या सच्चा। सयानी, सयानी समझदार। ये लड़की के लिए है, इसलिए सयानी लिखा हुआ है। सयाना भी होता है लड़का के लिए। इसका अर्थ होता है समझदार। वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो होगा या होगी समझदार ही, तो उसमें समझदार कर लीजिएगा। आभास महसूस, बाँचना पढ़ना, लयबद्ध लय में होना। आगे बढ़ते हैं।
रीझना, मोहित होना, या मुग्ध होना। कहा गया है कि पानी में अपना चेहरा देखकर मत रीझना, मतलब अपने चेहरे की खूबसूरती देखकर तुम उस पर मोहित मत हो जाना, खुश मत हो जाना कि मैं इतनी सुंदर हूँ। ठीक है, तो इसमें अभी इतना ही दिख रहा है। हाँ, इसमें इतना ही दिख रहा है। अब आगे देखते हैं। अब है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसमें है जो पहला ही शब्द है जहरबाद। इसको कहते हैं गैंग्रीन अंग्रेजी में। गैंग्रीन नामक भयानक घाव, ऐसा लिख सकते हैं आप, समझ सकते हैं भयानक घाव, क्योंकि ये जानलेवा होता है, बहुत तेजी में बढ़ता है। इसको गैंग्रीन कहते हैं। सड़ने लगता है जहाँ होता है वो। चौक उड़ उड़ के मेरे पूरे चेहरे पर पड़ जाता है। विधान, विधान, नियम, उसके बाद है आस्था, विश्वास, किसी चीज़ में भरोसा रखना, किसी चीज़ पर विश्वास रखना, वही है आस्था। इस पर मेरी आस्था है, उसी अर्थ में आस्था है। देहरी, हालांकि आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ। देहरी तो गाँव में बोला जाता है, वो दहलीज उर्दू में कहते हैं। वो सारा बरामदा भी कह सकते हैं इसको। चलिए इसको फिर मिटा देता हूँ मैं। रीझना, मोहित होना, मुग्ध होना, खुश होना। जहरबाद, गैंग्रीन नामक भयानक घाव। विधान का अर्थ हुआ नियम, आस्था, विश्वास। देहरी मतलब दहलीज या बरामदा भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है।
इसके बाद है गोष्ठी। इसको आप सभा कह लीजिए। विचार विमर्श के लिए कुछ लोगों का, पता नहीं दिख रहा है होगा कि नहीं, का साथ बैठना मतलब कुछ लोग मिलकर एक साथ बैठते हैं तो कुछ लोगों का साथ बैठना। अब ऐसा मत समझ लेना कि वहाँ का की जगह के होना चाहिए था, कुछ लोगों के साथ बैठना नहीं, कुछ लोगों का एक साथ बैठना, ये हो गया गोष्ठी मतलब छोटी सभा। बेबाक राय, बेबाक ही लिखता हूं मैं, बेबाक। स्पष्ट, उसको स्पष्ट कहिए बिना किसी संकोच के। बेबाक हो गया। वात्सल्य आप जानते ही हैं, आवेश, लबालब। धर्माचार, धर्म का अर्थ हमेशा ध्यान में रखिए, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म का मतलब हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म जो हम लोग जिस तरह से अभी उसको समझते हैं, वो उसका अर्थ होता नहीं है। वो धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। तो जो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या ईसाई हैं या सिख हैं, उसमें धर्म का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उसमें एक तरीका अलग अलग बना हुआ है कि इस तरह से आपको अपने काम करने हैं, इसलिए उसको भी धर्म कहा जाता है। लेकिन धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। तो धर्म का आचरण के अनुसार आचरण भी कह सकते हैं, मतलब जैसा नियत किया गया है, जैसा नियम बना गया है। ये भी आप कह सकते हैं। या धर्म का पालन करना। शोध प्रबंध, इसको थीसिस कहते हैं अंग्रेजी में। किसी विषय पर, फिर विषय मतलब हिंदी इंग्लिश साइंस मत समझिएगा, विषय का मतलब होता है किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बात पर खोजबीन कर या खोज या शोध करने के बाद थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा होता जा रहा है। किसी विषय पर खोज या शोध करने के बाद लिखना। एक
पतली सी किताब समझ लीजिए लिख दी जाती है, उस पर एक बड़ा सा निबंध कह लीजिए लिख दिया जाता है। उसके बारे में अपने विचार, आपने क्या पाया उस पर खोज करने के बाद रिसर्च पेपर उसको कहते हैं, या थीसिस। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। शाब्दिक अर्थ अगर कहें तो रूप बदलना कह सकते हैं, लेकिन जब यह बात किताबों के बारे में हो रही है, या बदलाव कह सकते हैं उसके रूप में, यहाँ अनुवाद सीधा सीधा आप समझ सकते हैं इसको। अनुवाद, अकाट्य, जिसे काटा ना जा सके, या जिसका विरोध न किया जा सके। अकाट्य तर्क के बारे में यहाँ कहा गया। सांत्वना, दिलासा, या ढाढ़स। ताबूत तो आप जानते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ। उस बक्से को कहा जाता है जिसमें सब रखा जाता है, सब रखने का बक्सा या पेटी। वो आदमी के साइज के हिसाब से लंबा होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, उसमें ढक्कन लगा होता है, सबको रखकर उसको ढक दिया जाता है। ईसाई धर्म में खास करके उसी में सबको रखा जाता है। सकरी, पतली या कम चौड़ी। ये चूंकि रास्ते के बारे में बात हो रही है, सकरा मतलब पतला, कम चौड़ा, और सकरी मतलब पतली। करील आप लोग जानते हैं, कांटेदार झाड़ी वाला पौधा होता है। चलिए इसको फिर मिटाते हैं हम लोग। ये हो गया रूपांतर, रूप बदलना या अनुवाद। अकाट्य, जिसे काटा न जा सके या जिसका विरोध न किया जा सके। सांत्वना, दिलासा, ढाढ़स, ताबूत, शव रखने का बक्सा। सकरी, पतला या कम चौड़ी, पतली या कम चौड़ी।
सकरा रास्ता या सकरी गली, सकरी सड़क ऐसे बोलते हैं। इसके बाद है गैरिक वसन। गेरुआ वस्त्र आपने सुना होगा, इसको आप ऐसे समझिए, सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, कहीं सफ़ेद कहीं गेरुआ होता है। अनुकरणीय स्याही फैलाना। स्याही फैलाना का मतलब आपके प्रश्न में भी आया होगा कि उसको लिखना बेकार है, उसको लिखना स्याही बर्बाद करना है, इस अर्थ में वहाँ कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। साना साना हाथ जोड़ी के तरफ। तराई एक शब्द है इसमें। पहाड़, पहाड़ों के नीचे का समतल हिस्सा। या पहाड़ जहाँ होते हैं उसके पहले जो समतल जगह होती है, पथरीला सा आपको जगह दिखेगा। पहाड़ शुरू होने से पहले एक मैदान सा दिखेगा जिसमें पत्थर होंगे और वो थोड़ा ढलवां होता है, तो उसी को तराई कहते हैं। जैसे हिमालय की तराई में ही एक तरह से हम लोग बसे हैं। नेपाल जो बसा है वो हिमालय की तराई में ही है। वहाँ बरसात बहुत ज़्यादा होती है, तब हमारे बूढ़ी गंडक और गंडक में बाढ़ आने लगती है। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि, भाग मैंने लिख दिया है, नीचे की समतल भूमि ही ज़्यादा उचित है, क्योंकि वो पहाड़ का हिस्सा असल में नहीं होता है। संधि स्थल, संधि स्थल हो गया मिलन बिंदु, जहां दो जगह मिल रहे हों। ठीक है, अरे बिंदु, मिलन बिंदु, मैंने बिंदु ही गलत लिख दिया शायद। मेहनतकश, परिश्रमी, अतीन्द्रियता, अतीन्द्रियता, समझ से परे,
कहने का अर्थ कि जो इंद्रियों के वश के बाहर हो, हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, जो हमारी इंद्रियां जिनको महसूस कर सकती हैं, देख सकती हैं, समझ सकती हैं, उससे ऊपर का चीज़, ऊपर की जो स्थिति होती है उसको अतीन्द्रियता कहते हैं। रकम रकम, तरह तरह, ठीक है। गैरिक वसन हो गया सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाले जो वस्त्र होते हैं, गेरुआ या सफ़ेद। तराई हो गया पहाड़ों के नीचे की समतल भूमि। संधि स्थल हो गया मिलन बिंदु। अतीन्द्रियता हो गया समझ से परे होना, जो स्थिति होती है वो अतीन्द्रियता कहलाती है। रकम रकम मतलब तरह तरह। इसको फिर मिटा देता हूँ मैं। गहनतम, बहुत घना, ठीक है, या बहुत गहरा भी कह सकते हैं इसको, या गहरा भी लिख ही देता हूं मैं, या गहरा। घनी या गहरी भी आप ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। सुदीर्घ, बहुत लंबा या लंबी, बहुत लंबा। रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे या स्नेह स्नेह जिसको कहते हैं, या आहिस्ता आहिस्ता। परिदृश्य, चारों तरफ का दृश्य। मतलब सब और जो जैसा माहौल, जैसा दृश्य हो। शिद्दत, प्रबलता, यानी बहुत जोर से, बहुत शिद्दत से चाह रहा हूँ, मतलब बहुत जोर से इस चीज़ की इच्छा है मुझे।
चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं, क्लास तो बड़ा लंबा खिंच गया। इसको यहीं रहने देते हैं, क्योंकि 30 मिनट का ही आपका टाइम होता है। हम लोग अगले दिन इसको थोड़ा बहुत जो बच गया है उसको कर लेंगे। शिद्दत तक रहा। इस बीच आप लोग भी पढ़िएगा, जो शब्द आपको और लगें उनको आप पूछिएगा, तो मैं उनको भी शामिल कर लूँगा अगले क्लास में। इसके बाद 1-2 दिन का ब्रेक लेंगे हम लोग, क्लास में रोक दूंगा ताकि आप लोग प्रश्नोत्तर वगैरह पूरा कर लें, ताकि हम लोग दोबारा इसके पुनरअभ्यास पर चलें, जिसमें पाठ में जो प्रश्न अभ्यास हैं उनके अलावा भी कुछ बातें करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले जो पढ़ाई हुई उसका आप प्रश्न अभ्यास पूरा कर लें जो किताब में है, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। चलिए, धन्यवाद।